कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनफान की सिटी लॉर्ड बनते ही उसके दुश्मनों की तादाद काफी तेजी से बढ़ने लगी। कई सारे लोग उसके ट्विन मार्शल सोल को उससे छीनना चाहते थे, इसीलिए लिनफान ने अपनी पोजीशन डुगुलिन के हवाले कर दी। डुगुलिन डोंगलिन सिटी की नई सिटी लॉर्ड बन चुकी थी और वहीं पर लिनफान अभी भी उस कातिल की तलाश कर रहा था। वो बायराओ की मदद से एक बंदी को कैप्चर कर लेता है, मगर वो अपने मास्टर के बारे में कुछ भी रिवील कर पाई इससे पहले उसके मास्टर ने उसे एक्सप्लोर कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि लिनफान ने उस गोल्डन बग के मास्टर को सामने आने का हुक्म दिया। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए, जिस पर वो मास्टर कहने लगा कि मेरी दोस्त लिंशी तुम्हारे लिए काम करती है, मगर शायद उस इमॉर्टल फॉरेस्ट केयर डिवीजन के लोगों ने कैप्चर कर लिया। दरअसल मेरा ये बग उसी की खबर लेके आया था, तो प्लीज तुम जाकर लिंशी को बचा लो। इमॉर्टल फॉरेस्ट इतना पावरफुल है कि हमारे जैसे लोग उनसे पंगे नहीं ले सकते, इसलिए वो लोग लिंशी को खत्म कर पाए इससे पहले तुम जाकर उसकी मदद करो। अब बग मास्टर के वहाँ से जाने के बाद बायराओ भी लिनफान के साथ लिंशी को रेस्क्यू करने के लिए जाना चाहती थी, मगर लिनफान ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि अगर लिंशी ने वहाँ पर हमारे नाम उगल दिए होंगे तो वो लोग मेरी सिस्टर और चेंजुआन पर भी हमला कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वापस जाकर उन्हें प्रोटेक्ट करो। और रही बात लिंशी की तो मैं उसे बचा लूंगा। जो सुनते साथ ही बायराओ वहाँ से रवाना हो गई और अब हमें इमॉर्टल फॉरेस्ट के एक लैब का सीन दिखाया गया, जहाँ पर फुजियाओ नाम का बंदा बेहोश लिंशी पर कोई एक्सपेरिमेंट करने की फिराक में था। वो कहता है कि जैसे मैं तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव करूंगा तुम इस दुनिया की सबसे पावरफुल आर्टवर्क बन जाओगी। फुजियाओ उसे काटने ही वाला था कि तभी वो गोल्डन बग वहाँ पर आ जाता है और फिर फुजियाओ का काम तमाम हो गया, क्योंकि लिनफान ने उसे एक ही झटके में मार दिया था। तब तक लिंशी को भी होश आ जाता है। वो लिनफान से पूछ रही थी कि तुम मुझे बचाने यहाँ क्यों आए, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। और तभी उसने देखा कि उसका मास्क तो हट चुका है, इसलिए वो तुरंत ही अपना फेस चेक करने लगी। उसका चेहरा तो ठीक था, मगर फिर उसकी नजर पड़ी अपने टकली पर, जो देखते साथ ही उस बेचारे की चीख निकल गई। इधर लिनफान कह रहा था कि मुझे तो लगा तुम कमजोर होंगी, मगर तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी हो। इधर लिंशी अपना वीक ढूंढ रही थी, साथ ही वो लिनफान पर कई सारे चाकू छुरे फेंक के मारने लगी। वो कह रही थी कि जब तक मैं ना बोलूं तुम मुझे नहीं देख सकते, जल्दी से उधर मुंह कर लो। बेचारा लिनफान उसके सारे हमलों को डॉज करते हुए कहने लगा कि तुम पागल तो नहीं हो गई, भला मुझ पर हमले क्यों कर रही हो। लिंशी कह रही थी कि प्लीज तुम उधर मुंह करो, मैं तुम्हें अपना फेस नहीं दिखा सकती। तो फाइनली लिनफान ने भी उसकी बात मान ली। इधर लिंशी तुरंत ही अपना वीक ढूंढने में लग जाती है और जब वो उसे मिला तभी जाकर उसकी जान में जान आ गई। इधर लिनफान कह रहा था पता नहीं वो कौन सी टेक्निक है जिसे प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें अपनी टकली करनी पड़ गई। अगर तुम मुझे उसके बारे में बता दो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर लिंशी ने तो उसके गले पर अपनी तलवार लगा दी। वो कह रही थी कि मेरे सिर पर बाल नहीं, अगर ये बात तुमने किसी और को बता दी तो ये समझ लो कि तुम गए काम से, मैं तुम्हें उसी दिन खत्म कर दूंगी। जिस पर लिनफान भी डरते हुए कहने लगा कि प्लीज ऐसा नहीं करो, देखो ये बात हमेशा सीक्रेट रहेगी। और उतने में ही वो पूरी जगह शेक होकर जमीन पर क्रैक्स पड़ने लगे, साथ ही इन पर काफी पावरफुल एनर्जी से अटैक होने लगे। तो लिनफान जैसे तैसे उन अटैक को रोकने लगा। वहीं पर लिंशी कह रही थी कि हमने जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए, शायद उन लोगों को हमारे बारे में पता चल चुका है। हालांकि लिनफान ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि इन वेंस को फॉलो करके हम उस बंदे तक पहुंच सकते हैं। जिसके बाद लिनफान वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट करते हुए उस जगह से बाहर आ जाता है। इन्होंने देखा कि मैं उनके रास्ते में बैठी हुई थी और ये सारी वेंस उसी की खोपड़ी से बाहर आ रही है। लिंशी तो उसकी हालत देखकर ही काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो कहने लगी कि पता नहीं इस बंदी के साथ ये सब किसने किया होगा। जिस पर लिनफान कह रहा था कि शुक्र मनाओ मैं तुम्हें बचाने के लिए सही टाइम पर आ गया, वरना तुम्हारा भी हाल इसके जैसा ही हो जाता। इधर मैं अपने डिमोनिक आवाज में बता रही थी कि मैं तुम दोनों को एब्जॉर्ब कर लूंगी और पावरफुल बनकर इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगी। मगर लिनफान की शील्ड उसकी वेंस को काफी तेजी से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे उस बंदी को तकलीफ तो बहुत होने लगी, मगर फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने इन दोनों पर एक बार फिर से अटैक कर दिया। तो लिंशी शील्ड बनाते हुए लिनफान को बताने लगी कि शायद इसने इन वेंस को माउंटेन से समन किया होगा। मैंने ज्यादा देर
तक होल्ड नहीं कर सकती, तो इन्हें रोकने में मेरी मदद करो वरना हम दोनों भी मारे जाएंगे। जिस पर लिनफान कह रहा था मदद तो मैं जरूर करूँगा, मगर कोई भी एक्शन लेने से पहले मैं अपना दिमाग चलाता हूँ, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं करती। अगर तुम केयरफुली ऑब्जर्व करो तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर किसी भी लिविंग स्पिरिट का कोई ट्रेस नहीं है। शायद उन सभी को इन वेंस ने ही एब्जॉर्ब किया होगा। ये बंदे दूसरों की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में माहिर हैं, मगर मैं भी इसका बाप हूँ। इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो इस काम में मुझे बीट कर पाए। और अब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर गैदरिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वहाँ की सारी पावर को एब्जॉर्ब करने लगा, जिससे वेंस की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी लिनफान को मिलती जा रही थी। वहीं पर माइंड स्पेस में इमॉर्टल जो प्राउड होकर बता रहे थे कि मैंने ये टेक्निक लिनफान को सिखाई थी, जिसमें हम फोर्सफुली दूसरों की पावर को अपना बना सकते। जिस पर मिंग कहने लगी कि ये बच्चा तो बहुत ही स्मार्ट है, ये दिन ब दिन मुझे अब पसंद आने लगा। इधर लिंशी लिनफान को बता रही थी कि तुम्हारी इस टेक्निक की वजह से मुझे भी काफी स्ट्रॉन्ग पावर मिल रही है। वहीं पर मी जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। उसकी वॉइस धीरे धीरे कर वैनिश हो गई थी और तभी लिनफान अपनी शील्ड से बाहर आ जाता है। वो मी से कह रहा था कि तुम शांत हो जाओ, ये तकलीफ थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। साथ ही लिनफान को इस बंदी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं पर लिंशी कहने लगी कि शायद मेरी सिस्टर ने खुद की ही जान ली होगी, क्योंकि उसे पता था कि मिशन में फेल होने पर उसके साथ क्या किया जाएगा। इसलिए इस भयानक टॉर्चर को झेलने से बेहतर उसने खुद को ही मार दिया होगा। खैर बताओ अब हमने क्या करना है। जिस पर लिनफान कह रहा था कि अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्यों न यहाँ के मास्टर से भी मुलाकात की जाए। मैं तो इस पवेलियन मास्टर से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। अब हम इमॉर्टल फॉरेस्ट के पवेलियन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर दीवार तोड़ते हुए लिंशी और लिनफान पहुँच चुके थे। लिंशी यहाँ के मास्टर को सामने आने के लिए बता रही थी, मगर इनके सामने तो एक एप आ गया जो कि शायद यहाँ के लैब में काम करता था। अब वो तो इन दोनों को देखकर तुरंत ही वहाँ से वापस जाने लगा, तो इन दोनों ने भी उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। जिसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन पवेलियन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कुछ एप मेडिसिन पर काम कर रहे थे। अब जैसे उन एप्स ने इन दोनों को देखा और तुरंत इन पर हमला करने कूद पड़े, तो लिंशी सोल बेस्ड अवेकनिंग टेक्निक का यूज करते हुए इन पर काउंटर अटैक करने चली गई। मगर उसने देखा कि उसकी स्ट्राइक का तो इन पर कोई असर नहीं हो रहा था। साथ ही लिनफान भी एकदम रिलैक्स है, तो लिंशी ने अकेले ही उनसे निपटना शुरू कर दिया। इधर लिनफान तो बस केयरफुली उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था और तभी उसकी नजर पड़ी एक छोटू सी गोल्डन मंकी पर, जो कि अपने साथियों को चीयर्स करने लगा। साथ ही उन एप्स के सीने पर कुछ सील बनाए गए थे, तो लिंशी समझ गई कि किसी ने उन्हें सोल पावर का यूज करके मार्क किया होगा। इधर लिनफान उससे पूछ रहा था कि बताओ ये सोल पावर मार्क होता क्या है। जिस पर लिंशी बताने लगी कि अगर सोल पावर को किसी बीस्ट की वेंस में इंजेक्ट किया जाए तो फिर चाहे वो बीस्ट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उस बंदे के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। इसलिए लिनफान ने सीधे जाकर उस गोल्डन मंकी के सिर पर अपना हाथ रख दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वो छोटू सा मंकी सोल पावर के उस रेस्ट्रिक्शन से आजाद हो गया था। इतना ही नहीं, उस मंकी ने तो लिनफान को ही अपना मास्टर बना लिया था। साथ ही साथ लिनफान इन बाकी के एप पर भी अपनी स्पिरिचुअल पावर के कैनन बॉल से अटैक कर देता है, जिससे वो सभी एप्स लिनफान के गुलाम बन गए। लिनफान उनसे कह रहा था कि तुम लोगों पर किसी ने बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं, मगर अब तुम आजाद हो, इसलिए चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद ये लोग एक और हॉल में पहुँच गए, मगर वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। लिंशी कहने लगी कि शायद ये लोग यहाँ से भाग निकले हैं। वहीं पर लिनफान गोल्डन मंकी से कह रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी, क्या तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगे? तो मंकी तुरंत ही वहाँ से पानी लेने चला गया। दरअसल लिनफान ने उसे जानबूझ के यहाँ से रवाना किया था। अब उसके वहाँ से जाते साथ ही ये लोग देखते कि वहाँ पर कुछ फॉर्मेशंस एक्टिवेट होने लगे, जिसमें दोनों भी ट्रैप हो गए थे। लिनफान कह रहा था कि अब तो हम ना ही मूव हो सकते और ना ही अपनी पावर्स का यूज कर सकते, इसलिए छुप कर रहने का कोई फायदा नहीं, क्यों ना तुम आमने सामने आकर मुझसे बात करो। जो सुनते साथ ही इस पवेलियन का मास्टर वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि ये मेरी कॉपर प्रोहिबिशन एरी है, जितनी स्ट्रॉन्ग मार्शल सोल होगी ये एरी भी अपने आप उतनी ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। वेल, इस बंदे ने अपनी बॉडी में भी कई सारे इनोवेशंस किए थे। वो लिनफान से कहने लगा कि कई दिनों से मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, मगर किस्मत ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, हालांकि आज तो तुम्हारी मौत पक्की है। अब उस पर अटैक करने वाला था कि तभी लिनफान उससे कहता, अरे नहीं प्लीज ऐसा
नहीं करो। देखो तुम मुझे शौक से मार सकते हो, लेकिन उससे पहले बस मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि तुम लोग मुझे मारना चाहते? पता नहीं मैंने किसे इतना ऑफेंड कर दिया कि वो मेरी जान का ही दुश्मन बन गया। जिस पर वो मास्टर जवाब देते हुए बताने लगा कि तुम्हें खत्म करने का ऑर्डर तो ऊपर से आया था। सबसे पहले ये काम शाओसी को असाइन किया, मगर वो बंदी भी तुम्हें खत्म करने में फेल हो गई। अब शाओसी को ये ऑर्डर किसने दिया था उस पर्सन के बारे में तो मैं भी नहीं जानता। शायद तुम्हें जहन्नुम में भेजने के बाद तुम ये सवाल हेल किंग से पूछ सकते हो। और अब वो मास्टर लिनफान पर हमला करने वाला था कि तभी लिनफान ने उसकी ब्लेड को होल्ड कर लिया, यानी कि सैरी का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। ये सब देखकर तो मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो लिनफान से कह रहा था कि आज तक मेरा एक ऑफर फॉर्मेशन कभी फेल नहीं हुआ। इसने तो न जाने कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को खत्म करने में मेरी मदद की है, मगर ये तुम पर तो कोई काम नहीं कर रहा। जिस पर लिनफान हंसते हुए जवाब देने लगा कि मैं एक जीनियस हूँ और हम जीनियस के पास कुछ ऐसे पैंतरे होते हैं जिन्हें तुम्हारे जैसे डीमंस कभी भी समझ नहीं सकते। वैसे भी जब मैं तुम्हें जहन्नुम में भेज दूंगा तब हेल किंग ही तुम्हारा जवाब देगा। जिसके बाद लिनफान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए इस बंदे के टेंटिकल्स पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी जोरों से नीचे पटक गया था। मगर वो बंदा दोबारा से उठकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि लिनफान ने अपनी स्पिरिचुअल थंडर पावर का यूज करते हुए उसकी इस अटेम्प्ट को भी फेल करवा दिया। यहाँ पर वो मास्टर भी समझ गया था कि लिनफान जैसा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट उसे आज तक नहीं मिला और वो आसानी से लिनफान को मार नहीं पाएगा। वहीं पर लिनफान ने भी नोटिस किया कि ये तो अपनी पावर को दोबारा से रिगेन कर सकता, साथ ही साथ अपनी इंजुरीज को हील करने की भी उसमें एबिलिटी थी। तो अगर इसे मारना है तो लिनफान को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मगर अब तो मास्टर लिनफान के साथ फाइट करने के मूड में नहीं है। उसने तुरंत ही उस पूरी जगह पर आग लगा दी ताकि लिनफान को इनकी कोई भी सीक्रेट टेक्निक पता न चल जाए। वो मास्टर कह रहा था लिनफान मैं तो तुम्हें मारने के लिए बेताब हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इस फाइट के लिए तैयार नहीं। मगर घबराओ नहीं, अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा और इस बार जो तुमने मुझे जलील किया है उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। अब वो बंदा वहाँ से जाने वाला था कि तभी गोल्डन मंकी वहाँ आकर लिनफान के हाथ में एक स्क्रोल थमा देता है, जो देखते साथ ही वो मास्टर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। दरअसल इस स्क्रोल में उन सभी लोगों की डिटेल मेंशन थे जो कि इमॉर्टल फॉरेस्ट के लिए काम करते हैं, यानी कि इस बंदे के अंडर काम करने वाले सभी असासिन्स की इंफॉर्मेशन लिनफान के हाथ लग चुकी थी। वो समझ चुका कि अब तो उसके जासूस भी सेफ नहीं रह पाएंगे, लेकिन जान है तो जहान है, इसलिए वो बंदा खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग निकला। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें डोंगलिन सिटी का स्क्वायर दिखाया गया, जहाँ के नोटिस बोर्ड पर एक वांटेड लिस्ट लगी हुई थी, जिसमें इमॉर्टल फॉरेस्ट के लिए जो भी लोग काम करते हैं उन सभी के नाम और फोटोज चिपकाए गए थे। वहीं पर डुगलिन भी लिनफान के इस कारनामे से काफी ज्यादा खुश हो गई। वो लिनफान से कहने लगी कि इमॉर्टल फॉरेस्ट के असासिन्स ने हमेशा हमें तंग किया। वो असासिन्स तो कभी भी यहाँ के लोगों को सुकून से नहीं रहने देते, मगर आज तुम्हारी वजह से उन सबकी आइडेंटिटी अब रिवील हो चुकी। सच बताओ तो ये काम सिटी लॉर्ड का है, लेकिन तुम तो इस काम में मेरी पूरी मदद कर रहे। पता नहीं मैं तुम्हारे ये सारे एहसान कैसे चुका पाऊंगी। जिस पर लिनफान कह रहा था प्लीज ये सब तुम मत सोचो, मैंने ही तुम्हें इस सिटी का लॉर्ड बनाया है, तो इस पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प करना ही मेरा फर्ज होगा। वहीं पर डुगलिन थोड़ी सी कंफ्यूज होकर उससे पूछ रही थी कि जरा मुझे बताओ कि तुम्हें इस गोल्डन मंकी ने अपना मास्टर एक्सेप्ट कैसे किया, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये इंटेलिजेंट मंकी जल्दी किसी के कंट्रोल में नहीं आते। गोल्डन मंकीज को कंट्रोल में करना तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। तो लिनफान उसे बताने लगा कि हमारे दुश्मनों ने इन्हें सोल पावर से कैद किया था और फिर जैसे ही मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके इन्हें आजाद किया, ये सभी बीस्ट तुरंत ही मेरे साइड हो गए। खैर हमने तो इमॉर्टल फॉरेस्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया, लेकिन अब मुझे बस एक ही बात का डर लग रहा, अब हमारे दुश्मन मुझसे पंगे नहीं लेंगे, कुछ दिनों तक तो बिल्कुल नहीं। पता है इससे क्या होगा, मैं काफी ज्यादा बोर हो जाऊंगा। हम लिनफान को देख पाते हैं जो कि कल्टीवेशन में बिजी था और उतने में उसे मिंग की आवाज आने लगी। वो कह रही थी कि तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तो हद से ज्यादा स्लो है, ऐसे तो कल्टीवेशन की पिक पर पहुंचने में तुम्हें हजारों साल लग जाएंगे। जिस पर लिनफान कहने लगा कि अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो प्लीज मुझे सिखा दीजिए, अगर मैं पावरफुल बन गया तो फिर आपका भी इसमें फायदा हो जाएगा। जो सुनते साथ ही मिंग उसके पास पहुंच गई। वो कह रही थी कि तुमने तो अभी तक अपनी फाउंडेशन को भी ठीक से बिल्ड नहीं किया और फिर भी सपने देख रहे हो हेवन पर पहुंचने के, तो बताओ मैं तुम्हें बेवकूफ समझूं या नादान। तुम्हारी फिजिक्स
से काफी ज्यादा वीक है। ऐसे में तो तुम्हारी बॉडी स्पिरिचुअल पावर के फ्लो को जरा भी हैंडल नहीं कर पाएगी। जिस पर लिनफान बताने लगा कि मेरी फिजिक तो प्योर यांग लाइटनिंग से टेम्पर की गई है, तो क्या फिर भी मैं कमजोर हूँ? जिस पर मिंग बता रही थी कि तुम्हारी बॉडी में प्योर यांग पावर के साथ साथ इम्प्योरिटीज भी मौजूद है, तो हमें तुम्हारी बॉडी से उन सारी इम्प्योरिटीज को हटाना होगा। दरअसल मैं डीमन लॉर्ड होने की वजह से मुझे तुम्हारी ये डिवाइन सोल कल्टीवेशन मेथड जरा भी पसंद नहीं आती, लेकिन तुम चाहे कोई भी कल्टीवेशन चूज क्यों ना करो, ये तुम्हें इसी डिवाइन सोल कल्टीवेशन की तरफ ले जाएगी। इन सभी मेथड का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है डिवाइन सोल को अचीव करना, लेकिन ये काफी स्लोली प्रोग्रेस करती है और हमारे पास उतना वक्त है ही नहीं। हमें जल्दी से तुम्हारी स्पीड को बढ़ाना होगा। यहाँ पर लॉर्ड मिंग ने अपनी एनर्जी लिनफान की बॉडी में डाल दी थी। वो कह रही थी कि चलो अब अर्थ एंड हेवन की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करो, उसे अपनी बॉडी में पूरी तरह से मर्ज होने दो। इसी तरह से तुम उस सॉलिड फाउंडेशन को बना पाओगे और फिर तो तुम्हें डिवाइन सोल हासिल करने से कोई भी रोक नहीं सकता। अब हम देख पाते हैं कि लिनफान की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज हो रही। इधर मिंग उसे अश्योरिटी दे रही थी कि मैं तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा इम्प्रूव करूंगी ताकि तुम तेजी के साथ ग्रो कर पाओ। अब लिनफान तो पूरी तरह से कल्टीवेशन में बिजी हो गया था और उतने में एम्परर जू वहाँ पर पहुँच गए। मिंग उनसे कहने लगी कि पता नहीं तुम्हारा मुंह इतना क्यों उतर गया। मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं लिनफान से बात करती हूँ तुम्हारे मुंह पर 12 बज जाते। जिस पर एम्परर जू कह रहे थे कि तुम इस बंदे को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहती हो, ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा। जिस पर मिंग जवाब देते हुए कहने लगी कि अभी भी उसमें वक्त है, तब तक तुम भी इसे अपनी साइड कर सकते हो। और ऊपर से लिनफान तो काफी शातिर लोमड़ी है, इसे जहाँ भी फायदा नजर आएगा ये उसी का साथ देगा। तो मेरे ख्याल से तुमने इसे अपनी 2-4 स्किल शो कर देनी चाहिए ताकि ये तुम्हारा भी साथ देगा। और हाँ, तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि हम दोनों में एक फेयर कंपटीशन होगा। जो ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा लिनफान की बॉडी उसी को मिलेगी। जिस पर इमॉर्टल जू उसे ताना मारते हुए कहने लगे कि पता नहीं डीमंस को फेयर कंपटीशन का मतलब कब से समझ आने लगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम डीमंस तो सिर्फ धोखा देने में माहिर हो। तो मिंग कह रही थी कि मैं तो बस तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ, वैसे भी आखिर में जीत मेरी ही होने वाली है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि जो भी खिलौना मुझे पसंद आए वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। लिनफान मेरे लिए एक खिलौना है और मैं जरूर से उसे हासिल करूंगी। साथ ही वो लिनफान से कह रही थी कि प्लीज आगे जाकर मुझे डिसअपॉइंट मत करना। शुक्र है ऊपर वाले का कि लिनफान ने इन दोनों की बातें नहीं सुनी, वरना वो तो इन दोनों स्पिरिट्स की वाट लगा देता। अब थोड़ी देर बाद वो कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था। उसने महसूस किया कि मिंग की वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। हालांकि वो कह रहा था कि मिंग मुझे कंट्रोल करने की फिराक में है और इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो कि मुझे कंट्रोल कर पाए। उतने में ही एक एरो बड़ी तेजी के साथ लिनफान पर हिट होने वाला था, मगर समय रहते उसने उसे कैच कर लिया। दरअसल ये एरो उसी की सिस्टर लिन याओ ने हिट किया था। वो कहती है कि एरो एंड वो मुझे डुगु लिन ने गिफ्ट किया है, तो मैं इसी से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रही थी। मगर आज पता चला कि मेरा निशाना तो बड़ा ही बेकार है। इससे अच्छा तो मैं कुल्हाड़ी का ही यूज करूँ। एटलीस्ट कुल्हाड़ी के एक ही फटके में मैं लोगों की खोपड़ियाँ तो तोड़ ही सकती हूँ ना। मगर लिनफान तुरंत ही उसे बताने लगा कि सिस्टर ये एरो एंड वो ही आप पर काफी ज्यादा सूट करेगा। दरअसल लिनफान इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसकी सिस्टर के हाथ में कुल्हाड़ी होने की वजह से सबसे बड़ा खतरा तो लिनफान पर होगा। इस बंदी की कोई गारंटी नहीं कि ये कब लिनफान पर हमला कर दे। और उतने में इन लोगों की नजर पड़ी एक फ्लाइंग डीमन पर, जिसे देख लिनफान को समझ नहीं आ रहा था कि ये डीमन उनकी सिटी में कैसे घुस गया। वहीं दूसरी तरफ चेनसुआन लोगों का इलाज करने में लगा हुआ था। कभी वो लोगों को आर्टिफिशियल पाव लगा रहा था तो किसी के पाव को हथौड़े से ठोक रहा था। उतने में ही उसके हाथ से हथौड़ा छूटकर सीधे उस फ्लाइंग डीमन पर जाकर हिट हो गया, जिससे तो बेचारा डीमन चक्कर खा के नीचे गिर गया था। उसे देखते साथ ही चेनजुआन तो काफी ज्यादा अमेज हो गया। वो कह रहा था वाह ये तो एक फ्लाइंग ईगल डीमन है। अब वो डीमन शहर में तबाही मचा पाई इससे पहले ही बायराव ने अपने मिस्टिक सरपेंट को समन कर लिया। वो तो फटाफट से उस डीमन पर अटैक करना शुरू कर चुकी थी। हालांकि चेनजुआन उसे ऐसा करने से रोकने लगा क्योंकि ये फ्लाइंग डीमन उसे अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए काम आने वाला था। इधर वो फ्लाइंग डीमन वहाँ से भागने की फिराक में था कि तभी लिनफान ने वहाँ आकर उसके विंग्स को घुमाते हुए सीधे उसे दोबारा से जमीन पर पटक दिया। साथ ही साथ लिनफान की थंडर लायन ने भी उस पर अटैक कर दिया था, जो देखकर तो चेनजुआन उस लायन को पीछे हटाने लगा और उससे काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए कह रहा था कि प्लीज यार मेरे एक्सपेरिमेंट के मटेरियल को बर्बाद मत कर। लेकिन थंडर लायन के पीछे हटने तक वो मटेरियल बर्बाद हो चुका था। उतने में ही चेनजुआन को उस बीस्ट की बॉडी पर एक घाव नजर आया, जो कि ना ही
बायराव के मिस्टिक सरपेंट का था और ना ही थंडर लायन का, जो देखते साथ ही चेंजुआन समझ गया कि इस डिमोनिक बीस्ट को तो किसी और ने ही घायल किया है। इसलिए वो फटाफट से लिनफान को एक मैप शो करने लगा, जिसके अकॉर्डिंग ऐसे फ्लाइंग बीस्ट 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में ही पाए जाते थे और इन 10,000 ग्रेट माउंटेन्स को चारों सिटीज ने घेरा हुआ था, जिसमें है ईस्टर्न लिन, वेस्टर्न फ्रॉस्ट, सदर्न विंड और नॉर्दर्न कांग। ये माउंटेन्स इन सिटीज के बीचों बीच होकर भी वहाँ से हजारों मील दूर थे। तो चेंजुआन के हिसाब से इस डिमोनिक बीस्ट का यहाँ पर अपीयर होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। वो कह रहा था कि भला ये फ्लाइंग डीमन खाने की तलाश में इतनी दूर क्यों आएगा, जिस पर बायराव जवाब देते हुए कहने लगी कि इसके पीछे तो बस एक ही वजह हो सकती है, लेकिन वो कुछ बता पाई इससे पहले लिनियो कहने लगी कि मैं वो रीजन अच्छे से जानती हूँ। दरअसल ये डीमन 10,000 ग्रेट माउंटेन्स का वही खाना खाकर पक गए होंगे, तो ये अपना मेन कोर्स चेंज करने के लिए यहाँ आए ताकि ये डिलीशियस इंसानों का मीट खा पाए। उसका ये लॉजिक सुनकर तो ये लोग बस उसे शॉक होकर घूरे जा रहे थे। इन सबके दिल में बस एक ही सवाल था कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है यार। जिसके बाद चेंजुआन कहने लगा कि मेरे ख्याल से ये बीस्ट यहाँ पर किसी रीजन से ही आया होगा। मेरे ख्याल से वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा अपीयर्ड हुआ और इसी के चलते ये डीमंस हमारे कॉन्टिनेंट में घुस गया। लेकिन मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही कि ये डीमन जो हमेशा झुंड में रहते हैं, फिर ये अकेले यहाँ पर कैसे आया। और उतने में ही वहाँ पर डोंगलिन सिटी का डिफेंस सायरन बजने लगा। लिनियो कह रही थी कि पिछले 100 सालों में ये सायरन पहली बार बजा है, जरूर से कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली होगी। साथ ही पूरा आसमान बादलों से घिर गया था और उतने में इन्हें फ्लाइंग ईगल डीमंस का एक बहुत बड़ा झुंड नजर आया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम 3 एल्डर्स को देख पाते हैं, जो कि 10,000 ग्रेट माउंटेन्स के खतरनाक इलाके में पहुंच चुके थे। वो लोग कहते हैं कि आमतौर पर ब्लड थर्स्टी डीमंस अपनी टेरिटरी में किसी को घुसने नहीं देते, मगर आज तो यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। दरअसल ये लोग वेस्टर्न फ्रॉस्ट में मौजूद जीशुआंग सिटी से बिलोंग करते थे। सिटी लॉर्ड वेन तो काफी ज्यादा परेशान था, तो उनका जूनियर उनसे कहने लगा कि आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, हमारा साथी जियांग इस जंगलों को एक्सप्लोर करने जा चुका है। अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ी हुई तो वो हमें जरूर से इन्फॉर्म करेगा, हमें तो बस उसके सिग्नल का इंतजार है। और उतने में उनका साथी जियांग बड़े ही जोरों से उनके सामने पटका गया। दरअसल उस पर लॉर्ड क्यू ने अटैक किया था और ये बंदा नॉर्दर्न कांग सिटी का मास्टर है। उतने में ही वहाँ पर सदर्न विंड टेरिटरी की मास्टर मून फेरी भी पहुँच चुकी थी। वो लॉर्ड वेन से कहने लगी कि ठीक 2 सालों बाद हमारी मुलाकात हुई। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में मेरी अपनी सबसे पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। जिस पर लॉर्ड वेन हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, मैं भी काफी ज्यादा शॉक हूँ, इत्तेफाक से हम तीनों की यहाँ पर मुलाकात हो गई। वैसे आप दोनों यहाँ पर क्यों आए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉर्दर्न और सदर्न कंट्रीज आपस में कोई अलायंस बना रही हो? जिस पर वो बंदी कहने लगी, लॉर्ड वेन आपने तो बेवजह ही हमें गलत समझ लिया। हम लोग यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि हमारी सिटीज पर डिमोनिक बीस्ट के काफी ज्यादा हमले हो रहे। ये सुनकर तो लॉर्ड वेन काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसकी सिटी भी इसी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। यहाँ पर लॉर्ड क्यू बता रहा था कि उन डिमोनिक बीस्ट की वजह से हमारा काफी सारा नुकसान हुआ। उन डिमोनिक बीस्ट ने तो मेरे सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट को भी मार दिया। जिस पर वो फेरी बताने लगी कि हमारी साउथ विंड सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पावरफुल दीवार बनाई गई थी, तो उसे भी गोल्डन हैमर लायंस चकनाचूर करते हुए हमारी सिटी में घुस गए। जो सुनकर वेनु ने बता रहा था कि हमारा भी यही सेम हाल है, न जाने कितने सारे डिमोनिक बीस्ट ने हमारी सिटी को नुकसान पहुंचाया। वहीं पर लॉर्ड की उन लोगों से कह रहा था कि आज इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हो गई, तो क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक पार्टी की जाए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी नॉर्दर्न कांग सिटी को विजिट करो। हालांकि इन दोनों मास्टर्स को लॉर्ड क्यू पर जरा भी भरोसा नहीं था। देखा जाए तो इनमें से किसी को भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, तो वो लोग उसे अपने अपने बहाने बताने लगे। जिस पर लॉर्ड क्यू कह रहा था कि चलो कोई बात नहीं, जब अगली बार हम मिलेंगे तब जरूर से पार्टी करेंगे। इनफैक्ट मेरी तरफ से मैं आपको एक शानदार दावत दूंगा। तो ये तीनों भी एक दूसरे को अलविदा कहते हुए अपने अपने रास्ते निकल गए। जिसके बाद हमें डोंगलिंग सिटी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर फ्लाइंग डीमंस ने कहर मचा के रखा था। वहीं पर सिटी वॉल पर मौजूद गार्ड्स इन डीमंस का खात्मा करने में लगे हुए थे। इधर डुगुलिन लिनफान को बता रही थी कि डिमोनिक बीस्ट का राजा आसमान में कहीं पर छुपा होगा, अगर उसे मार दो तो इस सारे डीमंस तितर बितर हो जाएंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि हम आसानी से उसे मार पाएंगे। जिस पर लिनफान अपनी नकल्स चटकाते हुए कह रहा था कि अब तो तुम उस डीमन किंग को खत्म करने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दो। जिसके बाद तुरंत ही हवा में छलांग लगाते हुए उस डीमन किंग की तलाश में निकल पड़ा। इधर डुगुलिन सबको बता रही थी कि लिनफान डीमन किंग से निपटेगा और तुम लोग ग्राउंड पर मौजूद डिमोनिक बीस्ट का खात्मा करोगे। वहीं दूसरी तरफ चेंजुआन अपने मैजिकल आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए एक डिमोनिक बीस्ट को बेहोश कर देता है। वो तो
खुशी से ही झूम उठा, ये कहते हुए कि फाइनली मैंने एक डिमोनिक बीस्ट को जिंदा ही पकड़ लिया। अब तो मैं इस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करूंगा। मगर तभी बायराओ की पाइथन ने वहाँ आकर तुरंत ही उस डिमोनिक बीस्ट का खात्मा करते हुए चेन जुआन की खुशियों को लात मार दी। बायराओ कह रही थी चलो एक बार ही सही, लेकिन मैंने तुम्हारे काम में टांग अड़ा दी। इधर लिनियो हवा में तीर चला रही थी जो कि यहाँ वहाँ टकरा कर उस पर ही हिट होने वाला था, मगर उसने बेंड होकर खुद को बचाते हुए उस डिमोनिक बीस्ट को खत्म कर दिया। इधर कई सारे डिमोनिक बीस्ट वहाँ पर पहुँच गए थे, जो देख बायराओ कहने लगी कि मेरा मिस्टिक पाइथन इन्हें खत्म कर देगा। हालांकि तभी वहाँ पर कुछ बूढ़े लोग आ जाते हैं। वो कह रहे थे कि हम भी इस बैटल में शामिल होना चाहते, लेकिन इसके लिए बायराओ ने उन्हें मना कर दिया। उसे लग रहा था कि ये लोग बेवजह मारे जाएंगे, मगर वो लोग कह रहे थे कि हमें हल्के में लेने की गलती मत करना, हम तो तभी से कॉम्बैट में हिस्सा लेते आ रहे जब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे। जिसके बाद वो लोग भी अपने शर्ट्स को गायब करके उन बीस्ट पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। वेल, इस नजारे को देखकर तो ये तीनों भी काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिनफान डीमन किंग की तलाश कर रहा था और काफी ढूंढने के बाद फाइनली वो डीमन किंग उसके सामने अपीयर हुआ। उसने तो अपने फेदर्स का यूज करते हुए लिनफान पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, जिसे लिनफान स्पिरिचुअल फीस्ट का यूज करके डिस्ट्रॉय करने लगा। और समझ जाता है कि ये वाला बीस्ट तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और साथ ही साथ पावरफुल भी। उतने में ही उस बीस्ट ने लिनफान पर एक और हमला कर दिया, जिसे वो डिस्ट्रॉय तो कर चुका, लेकिन इसमें लिनफान को भी तकलीफ हो रही थी, जो देखकर लिनकंग काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कह रहा था कि क्या हम यंग मास्टर लिनफान की जरा भी हेल्प नहीं कर सकते। जो सुनते साथ ही लिनियाओ ने अपना फेल निशाना लगा दिया। जो देख चेनजुआन उससे कह रहा था कि मिस, मेरे ख्याल से आपने तीर नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि आपका निशाना कुछ ज्यादा ही अच्छा है। पता चले उस डीमन किंग के बजाय आपने अपने भाई को ही घायल कर दिया। जिस पर लिनियाओ कह रही थी कि तुम बेवजह की टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। इधर लिनफान को अपने सिस्टर की आवाज आने लगी, तो जैसे लिनियाओ ने अपना एरो रिलीज किया वो तुरंत ही साइड में हट जाता है, जिसके चलते लिनियाओ का एरो सीधे उस डीमन किंग पर जाके हिट हो गया। ऐसा होते साथ ही उस डीमन किंग ने रिलीज किए हुए सारे अटैक कमजोर पड़ चुके थे। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिनफान ने अपनी कैनन को समन कर लिया, जिसके बाद उस बीस्ट पर अपनी कैनन बॉल से अटैक कर चुका था। और हम देख पाते हैं कि उसका एक ही हमला उस डीमन किंग को खत्म करने के लिए काफी हो गया। उस डीमन किंग के मरते ही आसमान पूरी तरह से साफ हो गया। साथ ही लिनफान भी अपनी कैनन लेकर नीचे आ चुका था। तो इस तरह से लिनफान ने एक बार फिर से डोंगलिन सिटी को प्रोटेक्ट किया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो